हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्वालामुखी। ठीक है, जैसे इसके नाम से यानी कि हमें पता चल रहा है ज्वालामुखी यानी ज्वाला निकलना एक प्रकार से ना। यानी कि जब भी ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो टेम्परेचर होता है वो बड़ा तेज गति से होता है और पृथ्वी के आंतरिक गर्भ से यानी कि कोई गर्म पदार्थ यानी कि तरल पदार्थ निकलता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, यानी उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला एक पदार्थ है जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ज्वालामुखी क्या होता है, तरल चट्टानी पदार्थ होता है। यानी जो पदार्थ बाहर निकलता है वो क्या होता है, जो ठंडा होता है तो किसका रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है, कठोर हो जाता है ना। तो चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर, किससे निकलकर, दुर्बलता मंडल यानी लिथोस्फीयर जो हमारी क्रस्ट है उससे निकलकर यानी धरातल पर पहुंचता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि मेंटल का ऊपरी जो भाग होता है वहां से यानी कि क्या होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब होता है। ज्वालामुखी विस्फोट कब होता है, पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में यानी कि जब लिक्विड की मात्रा है ज्यादा हो जाती है, जहां से यानी दुर्बलता मंडल कमजोर होता है वहां से यानी कि ये चीज निकल पाती है। जैसे देखिए पर यहाँ पे पहले मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। क्या है ये, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ठीक है, क्या है, आंतरिक भाग है। ये ऊपर हमारी क्रस्ट है यहाँ तक, इसके नीचे ये मेंटल लगा रखी है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये क्या है, मैग्मा है। समझ गए। और जब यानी कि प्रेशर बनता है तब यानी किस माध्यम से यानी ये एक यानी धरातल यानी दुर्बलता मंडल क्रस्ट को तोड़कर ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी सक्रिय होता है, जागृत हो जाता है, तब उसमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, धूल कण निकलते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी बम निकलते हैं और बहुत सारे यानी कि धातु भी निकल के आती है, जो यानी कि जो भूगोल होता है, जो भूगर्भिक जांच करते हैं उनकी जांच में यानी ये चीजें बहुत ही सहायता करती हैं। ठीक है, देखिए तरल चट्टानी पदार्थ जब तक मेंटल के ऊपरी भाग में है तब तक क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जब ये अंदर रहेगा या आंतरिक भाग में रहेगा तो मैग्मा कहलाएगा, और जब बाहर आ जाता है यानी यही तरल पदार्थ इधर से आया, इधर आ गया यानी बाहर आ गया, ये क्या कहलाया, लावा कहलाया, है ना। मैग्मा और लावा चीजें दोनों एक ही हैं, समझ रहे हो, क्या है, दोनों एक ही, मैग्मा और लावा। लेकिन मैग्मा कब कहा जाएगा इसको, लावा कब कहा जाएगा, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब यानी कि लिक्विड रहेगा, यानी चट्टानी पदार्थ लिक्विड में रहेगा तो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा, पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ में यानी। ठीक है, और लावा कब कहलाएगा, जब पृथ्वी के आंतरिक बाहर से निकलकर यानी कि धरातल भाग पर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, इसमें ठंडा लावा हो जाता है, उसी से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। समझ गए, यानी जो हमारी शैलें हैं आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, तो सबसे पहले यानी कि कौन सी चट्टान बनती है, कौन सी शैलें बनती है, आग्नेय शैल बनती है, और वो आग्नेय शैल इसी से बनती है, इससे लावा से बनती है। ठीक है, क्योंकि हीट होता है और फिर धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो कठोर होता चला जाता है, चट्टान का रूप ले लेता है। यहाँ पे लिक्विड मात्रा में होता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तब देखिए क्या क्या चीज निकलती है, गैस निकलती है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, धूल कण निकलते हैं, वाष्प निकलती है, समझ रहे हो। और उसके साथ साथ यानी कि ज्वालामुखी बम, राख, ये सब चीजें आती हैं। जहाँ पे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस क्षेत्र में यानी कि एक प्रकार से यानी राख के बादल से छा जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये इतनी हीटिंग बाहर आती है लिक्विड मात्रा में, समझ लो, इसलिए यानी कि, और जो कई दूर तक यानी कई क्षेत्र तक इसका कवर करती है, तो कई क्षेत्र तक इसका प्रभाव रहता है। ज्वालामुखी एक जागृत ज्वालामुखी होते हैं, एक सुषुप्त ज्वालामुखी कह सकते हैं हम। तो जागृत ज्वालामुखी का अर्थ होता है जो यानी कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो एक बार यानी कि विस्फोट हुआ उसके बाद कई सालों तक कालांतर तक यानी वो शांत हो गए, सुसुप्त हो गए, समझ गए। तो इस प्रकार है ज्वालामुखी के प्रकार हम पढ़ेंगे आगे। तो ये थोड़ी सी छोटी बातें आप देखिए, जब यह पदार्थ भूपटल या धरातल के ऊपरी भाग में फैलता है तो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। मैंने आपको बता दिया कि मैग्मा कब कहलाएगा, पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में रहेगा जब तो कहलाएगा मैग्मा, और पृथ्वी के भारी भाग में आ गया यानी धरातल पर आ गया क्या कहलाएगा, ये लावा कहलाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर लावा प्रवाह, समझ लो, लावा प्रवाह का मतलब बहना, क्योंकि लिक्विड मात्रा में रहता है, समझ लो, लिक्विड में यानी कि लिक्विड प्रकार में रहता है, तो क्या होता है कि ये बहेगा, समझ गए, और बहेगा तो दूर तक के यानी क्षेत्र को कवर करता है। तो यानी कि लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े, यानी कई बार क्या होता है कि
ज्वालामुखी का जो प्रेशर होता है, समझ रहे हो, आंतरिक भाग में ना प्रेशर नहीं बन पाता है, तो क्या होता है कि जो मैग्मा है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा हो जाता है। समझ रहे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो क्या होता है कि जब यानी कि दोबारा पुनः प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो उसके साथ ये ठंडा हुआ है जो मैग्मा जो ठंडा हो गया था, जो चट्टान का रूप ले चुका था, वो टुकड़े बाहर आते हैं, उन्हें कहते हैं जलखंडाश्मी। ठीक है, क्या कहते हैं, जलखंडाश्मी, यानी जो मलबा होता है वो कठोर हो जाती है चीजें। ठीक है, ज्वालामुखी बम छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको कहते हैं राख, धूल के कण। गैस कौन सी निकलती है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो नाइट्रोजन निकलती है, नाइट्रोजन की यौगिक आते हैं, सल्फर की यौगिक आते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में ये दो चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और मात्रा में आती है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, और नाम की गैसें वो भी रिलीज होती हैं कब, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब। आया समझ में? यानी मैंने बताया कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला तरलीय पदार्थ जब यानी दुर्बलता मंडल को यानी तोड़कर या विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, और जो लावा यानी गर्म में आता है, जिसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो क्या आती है, ज्वालामुखी होती है। कहाँ से आती है ये, तो ये कहाँ से आती है, हमारे मेंटल के ऊपरी भाग से, और दुर्बलता मंडल से आता है। ठीक है, जो लावा होता है वो मैग्मा कब कहते हैं इसको, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब यानी जो तरल चट्टानी पदार्थ होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहेगा तो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा। और जब यही पदार्थ यानी बाहर आ जाता है, धरातल के ऊपर आ जाता है, तो क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय यानी धरातल पर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसमें आप बता सकते हो, लावा मलबा होता है, लावा के जब टुकड़े आते हैं, उनका मलबा आता है, जिन्हें जो खंडाश्मी करते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी बम आते हैं, राख आती है, और गैसें आती हैं, और धूलकण। और गैसें कौन कौन सी आती है, नाइट्रोजन की यौगिक, सल्फर यौगिक, और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑर्गन गैसें आती हैं। तो ये हमारा ज्वालामुखी की जो रूपरेखा थी वो। अब ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो किस प्रकार से होता है। अब उसके बाद हम आगे यानी जो हमारा इसी टॉपिक को यानी कि आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम देखिए बाबू, हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया, अब करते हैं आगे यानी करना स्टार्ट इस टॉपिक दोबारा से कि ज्वालामुखी की उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियां। समझ लो कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, समझ लो, उसके आधार पर, उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर यानी ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किया जाएगा। कि जब ज्वालामुखी यानी उद्गार होता है, समझ लो, निकलता है, तो उससे कैसे आकृतियां बनती हैं उसके आधार पर, और उसकी उद्गार की प्रवृत्ति, क्यों किस प्रकार से उद्गार किया, विस्फोटक रूप से हुआ है, स्लो मोशन से हुआ, कैसे हुआ है, उसके आधार पर यानी को वर्गीकरण किया जाता है। इसको ज्वालामुखी निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर है। इसके आधार पर, उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर सबसे पहला आता है शील्ड ज्वालामुखी। कौन सा आता है, शील्ड ज्वालामुखी, समझ लो, सबसे पहला यानी शील्ड ज्वालामुखी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है मिश्रित ज्वालामुखी, फिर उसके बाद आता है हमारे पास ज्वालामुखी कुंड, फिर उसके बाद आता है हमारे पास मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, और बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। यानी कि ये उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर, यानी जो ज्वालामुखी का उद्गार है उसकी प्रवृत्ति के आधार पर इसको डिवाइडेशन कर रखा है। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शील्ड ज्वालामुखी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मिश्रित ज्वालामुखी, फिर उसके बाद ज्वालामुखी कुंड, फिर बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी, और फिर पढ़ेंगे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ठीक है, तो अब सबसे पहले यानी हम शील्ड ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं, समझ लो। अब शील्ड ज्वालामुखी होते कैसे हैं, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, किस प्रकार के होते हैं, इनके गुण, और कहाँ कहाँ इनकी पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ इनकी हैं। तो सबसे पहले शील्ड ज्वालामुखी है ये। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है, सबसे बड़े होते हैं। कौन से शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाए जाने वाले, सिर्फ एक चीज को छोड़ के यानी कहाँ पे, बेसाल्ट प्रवाह यानी जो ज्वालामुखी है, यानी कि उसको छोड़कर, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, यानी कि उसकी ज्वालामुखी को छोड़कर, और पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं उनमें सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है, शील्ड ज्वालामुखी होता है। ये मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, है ना, बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। किससे बनते हैं, जो तरल लावा होता है उसके ठंडे होने से बनते हैं। ये मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जब तरल लावा जब ठंडा हो जाता है तब उससे इसका निर्माण होता है, शील्ड ज्वालामुखी। अच्छा, उसके आगे देखिए, लावा उद्गार के समय बहुत ही तरल होता है, समझो, यानी लावा होता है वो ज्यादा, यानी हम ये नहीं कह सकते ज्यादा यानी गाढ़ा हो या चिपचिपा हो, समझ लो, क्या होता है, तरल, ज्यादा तरल की अवस्था में होता है।
यानी ज्यादा लिक्विड में होता है तो इस कारण इनका ढाल तेज नहीं हो पाता। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक आकृति बताता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा धरातल एक्सपोज कीजिए ना, ये कोई नली है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा, यानी धरातल है और यहाँ पे यानी ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ओके ठीक है, ये मान लीजिए हमारा मैग्मा हो गया और यहाँ से इसने विस्फोट किया। अगर बिल्कुल लिक्विड मात्रा में, तो लिक्विड में तो क्या करेगा, यानी तरल लावा है वो दूर तक फैलता हुआ चला जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि इसके सारे नहीं रुकेगा। भाई लिक्विड दो चीज होगी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक मिट्टी का लेते हैं, ठीक है, एक तो यानी कि बिल्कुल लिक्विड मात्रा की यानी मिट्टी ले लेते हैं जिसमें जल या पानी बराबर मात्रा में हो, उसको डाल, एक में पानी कम हो यानी गाद टाइप की हो, तो गाद हम छत से डालते हैं उस चीज को, तो छत से डालने में जो गाद होगी वो तो दीवार के सहारे यानी कि परत दर परत बनती हुई चली जाएगी, लेकिन जो लिक्विड होगा, पानी होगा, वो दूर तक बहता हुआ जाता है कि नहीं जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में जैसे बोरवेल करते हो, समझ लो, बोरिंग करते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में यानी गाद टाइप की मिट्टी आती है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उसको यानी वहीं की वहीं रुक जाती है ना, छोटा सा क्षेत्र होता है उसी में रुक जाती है गाद। और जब यानी जब हम एंड पर पहुंचते हैं, यानी जब पानी के सरफेस तक पहुंचते हैं, पानी में पहुंचते हैं और उसमें जो मिट्टी आती है वो दूर तक फैलती हुई चली जाती है। तो इसी प्रकार से यानी जो शेड ज्वालामुखी है सेम उसी टाइप का होता है, समझ गए। जैसे बोरवेल करते हैं तो शुरुआत में यानी जो मिट्टी होती है वो गाद टाइप की आती है ना, कीचड़ टाइप की आती है, तो कीचड़ ज्यादा दूर तक थोड़ी फैलता है, लिमिटेड होता है, और धीरे धीरे यानी वो क्या कर देता है, यानी कि चट्टान का रूप में कह सकते हैं ऊंचाई का रूप लेना शुरू कर देता है। लेकिन जो ही नीचे यानी कि हमारी और बोरिंग चलती है तब क्या होता है, वो लिक्विड मात्रा ज्यादा हो जाती है उसकी, और जब वो पानी और मिट्टी एक साथ आते हैं तो दूर तक फैल जाते हैं। इसी प्रकार से यानी कि शेड ज्वालामुखी होता है, सेम इसी प्रकार का। उसके बाद आते हैं कि ये कम विस्फोटक होते हैं। कैसे होते हैं, कम विस्फोटक, क्यों, क्योंकि लिक्विड की मात्रा ज्यादा आ रही है, तो इसलिए यानी कि छोटे से छिद्र में भी यानी कि ये विस्फोट करना शुरू होते हैं फुहारे के रूप में। यानी कि फुहारा देखा होगा आपने, हमारे खेतों में चलता है, इस प्रकार से फुहारे के रूप में यानी कि ये निकलता रहता है, तो इसलिए विस्फोट कम कर पाता है, यानी छोटे से छिद्र में भी निकलना शुरू कर देता है ना, एकदम से विस्फोट नहीं करता है। और उसके बाद ही कहते हैं कि हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, यानी कि इसके शीत ज्वालामुखी के, यानी कि हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं वो सबसे अच्छे उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब उसके बाद आते हैं मिश्रित ज्वालामुखी।